अस्सलाम वालेकुम। इकॉनमी मैटर्स में खुशामदीद। मैं हूं शाहजेब अहमद। सबसे पहले शामिल करते हैं आज की टॉप स्टोरीज। ईरान अमरीका कशीदगी, खाम तेल की कीमतों में मजीद 2% इजाफा हुआ। बरतानवी ब्रेंट 90, अमरीकी WTI क्रूड की $84 फी बैरल पर ट्रेड। मोबाइल फोन्स की दरामद में गुज़श्ता माली साल 26% इजाफा हुआ, जब $1 अरब 88 करोड़ पर पहुंच गया है। एक साल के दौरान $80 करोड़ का दीगर टेलीकॉम सामान भी इंपोर्ट किया गया। और मुल्क भर में 5G के अब तक 345 टावर्स नस्ब, PTA की काम तेज करने की हिदायत। राइट ऑफ का मसला हल होने के बाद 5G रोल आउट में तेजी आएगी, कंपनियों का मौक़िफ़। आपको जिक्र करेंगे गैर मुल्की करेंसीज का। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में रोज़ की तरह आज भी 1 पैसे की कमी हुई, जिसके बाद कीमत $277.95 पर आ गई है। यूरो को देखें तो आज इसमें 1 पैसे का इजाफा हुआ। बरतानवी पाउंड 45 पैसे महंगा हुआ और इसकी कीमत $374.41 पर आ गई है। गोल्ड मार्केट की बात करते हैं। गोल्ड अगर देखा जाए, मुल्क में सोने की कीमत में ₹300 इजाफा हुआ, कीमत $4,24,536 हो गई है। 10 ग्राम सोने जो है वो ₹258 महंगा हुआ है। कोई बड़ा इजाफा नहीं हुआ, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट को देखा जाए तो सोना $3 फी औंस महंगा हुआ है, जिसके बाद इसकी कीमत $4,021 पर पहुंच गई है। आज के मौजू की तरफ आते हैं। आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे मुल्क के उभरते हुए सेक्टर यानी कि IT का, जिसने जून को खत्म होने वाले माली साल के दौरान एक्सपोर्ट का एक नया रिकॉर्ड बनाया है। अगर डेटा की बात करें, IT सेक्टर की बरामदात का हजम $4,60 रहा है, जिसके बाद ये शोबा मुल्क का तेज तरीन तरक्की करने वाला एक्सपोर्ट सेक्टर बन चुका है। एक साल के दौरान 21% का बड़ा इजाफा हुआ है। पिछले माली साल के दौरान बरामदात का हजम $3,80 रहा और फ्रीलांसर्स का किरदार भी इस अचीवमेंट में नुमाया रहा है। IT कंपनियों ने $3 अरब की एक्सपोर्ट की, लेकिन फ्रीलांसर्स से पीछे नहीं रहे। फ्रीलांसर्स ने भी $1,60 का संगे मील अबूर किया है। अगर एक्सपोर्ट की बात की जाए तो पाकिस्तानी IT कंपनियों ने जापान और सिंगापुर समेत एशिया पैसिफिक की नई मार्केट तक रसाई भी हासिल की। फिर दुनिया भर में 20 से ज़ायद बैनुल-अक़वामी नुमाइशों में शिरकत भी की, जहां से नए ऑर्डर्स मिले हैं। फिर IT सेक्टर तो अब टेक्सटाइल के बाद दूसरे नंबर पर भी आ चुका है। हुकूमत भी इस शोबे पर तवज्जो दे रही है, ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। कई साल से पॉलिसी इक़दामात को फ्रीज कर रखा है, तंग नहीं किया जा रहा है सेक्टर को, ताकि इस शोबे की ग्रोथ मुतासर ना हो सके। मसाइल का जिक्र करें तो IT कंपनियों और फ्रीलांसर्स का सबसे बड़ा मसला आज भी कमाए गए डॉलर्स के पाकिस्तान लाने का मुनासिब इंतजाम ना होना है। डिजिटल पेमेंट्स की सबसे बड़ी पेपॉल कंपनी को भी अब तक पाकिस्तान ना लाया जा सका। दीगर कंपनियों से पाकिस्तान डॉलर लाने के लिए ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। ज़ाहिर है कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम। हमारे साथ आज IT इंडस्ट्री से मुंसलिक पैनल मौजूद है, उनकी जानिब चलते हैं। सज्जाद सैयद साहब, चेयरमैन पाकिस्तान IT इंडस्ट्री एसोसिएशन, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सैयद अहमद, IT इंडस्ट्री लीडर। फिर मोहम्मद ज़ोहेब खान साहब, साबिक चेयरमैन हैं IT इंडस्ट्री एसोसिएशन के। और परवेज़ इफ्तिखार साहब, IT और टेलीकम्युनिकेशन एक्सपर्ट भी हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे, सज्जाद सैयद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सज्जाद साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सज्जाद साहब, अगर सबसे पहले हम एक ब्रॉडर पिक्चर को देखें तो पिछले माली साल पाकिस्तान की जो IT एक्सपोर्ट्स, इसमें तकरीबन 30% इजाफा बताया जा रहा है। ये $4.5 बिलियन तक पहुंच गई हैं, जबकि सिर्फ 5 साल पहले ये तकरीबन $2 बिलियन के अराउंड थी। इस ग्रोथ का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या था? सबसे पहले अगर हम इसको समझें, ज़ाहिर टारगेट तो $5 बिलियन का था, अगर वो अचीव नहीं भी हुआ, लेकिन एक बहुत बड़ी ग्रोथ इस सेक्टर में हम देख रहे हैं। सज्जाद साहब, थैंक यू वेरी मच जी। बिल्कुल एब्सोल्युटली बड़े हम प्राउड और ऑनर्ड हैं कि हमने ना सिर्फ अपनी ओवर द लास्ट 2 to 3 years हमने बहुत ज्यादा ग्रोथ की, और इवन इन द लास्ट सेक्टर अगर आप देखें तो ग्लोबली जो था वो बहुत ज्यादा चैलेंजेस थे। बहुत हमारी ग्लोबल इकोनॉमिक डाउनटर्न था, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो थी वो भी काफी खराब थी। तो इन स्पाइट ऑफ दोज चैलेंजेस हमारी कंपनीज ने बहुत ज्यादा ग्रोथ दिखाई है और वी बीन एबल टू कंट्रीब्यूट टू द नेशनल इकोनॉमी। और इसकी सबसे बड़ी वजह एक तो इनोवेटिवनेस है हमारी कंपनीज की, फिर हमारा जो होल ऑफ नेशन अप्रोच थी ना जी इसके लिए, वो एक बहुत बड़ी चीज है। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ IT, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, SIFC, इन सब का बहुत बड़ा किरदार था। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का बहुत बड़ा किरदार था। सारी जितने गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट थे, प्राइवेट कंपनीज थी, हम सब ने मिलकर इसको चैलेंज किया, इसको एक नेशनल एजेंडा पे लेके आए। और हमने ग्लोबली ना सिर्फ हमने जो बड़ी IT की पावर कंपनीज हैं और जो बड़ी कंट्री पावर हाउसेस कंसिडर होते हैं, ना सिर्फ उनसे कम्पीट किया, बल्कि उनसे हमने जीत के कारोबार अपने मुल्क में की तरफ अट्रैक्ट भी किया। सज्जाद साहब, जैसे कि आप जिक्र भी कर रहे हैं जियोपॉलिटिकल टेंशंस का, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये ग्रोथ एक ऐसे साल में आई जब दुनिया भर में हम देख रहे थे कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस बहुत ज्यादा थी, मुआशी गैर यकीनी की सूरत-ए-हाल भी थी। लेकिन इसके पीछे आपके ख्याल में इस सेक्टर में इतनी बड़ी कामयाबी की बड़ी वजह क्या थी? क्या फैक्टर्स थे?
देखिए, बिकॉज जब होल ऑफ नेशन अप्रोच के साथ जाते हैं ना, तो आपकी स्ट्रैटेजी आप बहुत ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। सो हम लोगों ने अपनी टैक्सेशन पॉलिसी को कंटिन्यू किया, जो हमारी बहुत एक मेजर स्ट्रेंथ थी। तो कंपनीज को यकीन था कि जो हमारी फिजिकल पॉलिसीज हैं वो वही रहेंगी, वो ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएंगी। हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया। 5G की इंट्रोडक्शन हुई हमारे यहाँ। जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, फुटप्रिंट है, वो जरा बेहतर हुआ। हमने स्किल्स के अंदर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया, विच वॉज अ मेजर थिंग। और हमने अपनी जो मार्केट एक्सेस थी वो बहुत बेहतर की। 70% हमारी मार्केट नॉर्थ अमेरिका और वेस्ट है, एंड वी कंटिन्यू टू इन्वेस्ट मोर एंड मोर इनटू दिस। और जो हमारी सक्सेसफुल मार्केट्स हैं, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड मिडल ईस्ट, ये हमारी 3-4 बड़ी सक्सेसफुल मार्केट्स हैं। इनमें हमने मजीद पेनिट्रेशन की। सो ऑल्दो लास्ट क्वार्टर में मिडल ईस्ट के अंदर चंद चैलेंजेस आए, पर बाकी एरिया में हम इतना ज्यादा पेनिट्रेट कर सके थे कि हम लोगों ने जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से भी हम लोगों को इतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, जितना कंपेयर अगर हम बाकी इकोनॉमीज को देखें, जितना कंपेरेबल उनका हुआ। जी सही। अच्छा, यहाँ पर एक आपने जिक्र किया 5G स्पेक्ट्रम का, मैं ज़रा चाहूँगा आप इस पर भी हमारे नाज़रीन को बताएं, ये इससे कितना फ़ायदा पहुँचा है हमारी आईटी इंडस्ट्री को अब तक। ज़ाहिर हम मुसलसल खबरें भी देख रहे हैं, जो नए टावर्स हैं वो इंस्टॉल हो रहे हैं। एक आम सारिफ की बात करें, ज़ाहिर फ्रीलांसर्स को भी हम इसमें देख रहे हैं, और सेकेंडली अगर ओवरऑल आईटी इंडस्ट्री की बात करें तो इससे 5G स्पेक्ट्रम से किस हद तक फ़ायदा पहुँच रहा है इस वक्त हमारी इंडस्ट्री को? देखिए, अभी तो 5G का रोल आउट हो रहा है, पर ये हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत जरूरी है। बिकॉज जब भी कोई बड़ा काम पाकिस्तान की तरफ राउट होता है या आता है, तो अनाउंस पहली होता है। चीज देखते हैं कि इनका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। हम्म। और इसकी वजह से हमारी रेटिंग और रिलायबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, हमारी स्पीड बेहतर हो जाती है। तो ओवरऑल जो ग्लोबल इंटरनेट रैंकिंग है ना, उसमें हमारे मुल्क का नंबर ऊपर चला जाएगा, जिसकी वजह से जो बड़ी कंपनियां होती है वो आउटसोर्स करने में उनको आसानी होती है। क्योंकि वो कंपेयर करते हैं कि कंपनीज इन द वेस्ट, अमेरिका में, यूरोप में, उनके पास चॉइसेस हैं। वो 5-6 मुल्कों में जब अपना क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आउटसोर्स करती है, तो उनके पास चॉइसेस होती हैं कि अपने बैक ऑफिस अगर वो पाकिस्तान मूव करते हैं, तो उनके पास चॉइसेस होती हैं। पाकिस्तान को देखते हैं, वो हमारे रीजन में और कंट्रीज को देखते हैं। तो अगर हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो और ग्लोबल इंटरनेट रैंकिंग बेहतर हो, तो वो भी ज्यादा कंफर्टेबली हमें काम आउटसोर्स कर सकती है। और हमारे लिए तो ये डिजिटल 5G वैसा है जैसे आप समझ लें कि मोटरवेज है ना, यही वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें अपनी गुड्स और सर्विसेज देंगे। तो जितना स्पीड और जितना रिलायबल होगा, उतना ज्यादा हम अपनी सर्विसेज और गुड्स आराम से पहुंचा सकेंगे अपने सार्फिन की तरफ, जो जनरली वेस्ट में होते हैं। सो 5G इज अ लाइफ लाइन फॉर अस। ठीक है, सज्जाद साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया सज्जाद साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। परवेज़ इफ्तिखार टेलीकॉम एक्सपर्ट हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। परवेज़ इफ्तिखार साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। परवेज़ इफ्तिखार साहब, अगर ओवरऑल हम इस वक्त जो बात कर रहे हैं, ख़ासतौर पर जो आईटी इंडस्ट्री है, इसमें हम ग्रोथ तो देख रहे हैं, अगर मैं बात को यहाँ से आगे बढ़ाऊँ कि इस ग्रोथ का जो क्रेडिट है वो ज़्यादा किसको जाता है, ताकि हम ग्रोथ कैसे आई है ये समझ सकें। क्योंकि ज़ाहिर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी हैं, कुछ इंसेंटिव्स भी गवर्नमेंट की जानिब से दिए गए, इसको फ्रीज भी रखा गया, फिर प्राइवेट सेक्टर भी था, या फिर हम ये कहें कि फ्रीलांसर्स की अपनी मेहनत थी, या जो इंटरप्राइजेज हैं, छोटी इंटरप्राइजेज हैं या आईटी कंपनीज हैं, ये उनकी मेहनत थी, इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट्स हमारे बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। जी, ये जॉइंट एफर्ट थी। मैं नहीं कहूँगा कि किसी एक को क्रेडिट जा सकता है। फ्रीलांसर्स ने बहुत काम किया, छोटी कंपनीज ने बहुत काम किया, इनोवेशन लेके आए, बहुत से लोग अपने अपने काम में हायर प्लेन पे आके उन्होंने काम किया, बजाय जिस खाली आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन होने के। गवर्नमेंट ने भी कुछ आसानियां पैदा की। डेफिनेटली स्टेट बैंक ने जो फॉरेन एक्सचेंज के रखने और रिमिट करने के लिए जो सहूलियात दी, उससे बहुत फ़ायदा हुआ। और लेकिन जनरली एक ग्रोथ, डिजिटल सर्विसेज की ग्रोथ दुनिया भर में हो रही है, और ये उसका भी हमें एक फ़ायदा हुआ। बावजूद इसके कि दुनिया में टर्मोइल रहा, वॉर जैसी सिचुएशन रही है हमारे रीजन में, लेकिन ओवरऑल जो डिजिटल सर्विसेज की मार्केट है वो एक $multi-trillion मार्केट है। उसकी ग्रोथ तो हो रही है, ये उसका फ़ायदा भी हमें हुआ। लेकिन बल्कि मैं कहूँगा हमें थोड़ा सा जो हम वो अचीव नहीं कर पाए जो हम करना चाहते थे या कर सकते थे या करना चाहिए था, वो उस तरफ भी तवज्जो होनी चाहिए। हम 5 बिलियन को टच कर जाना चाहिए था हमें इस साल, जो कि पता नहीं हो सका किसी वजह से, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि एक डिक्लेयर टारगेट है हमारा कि 2030 तक हम 15 बिलियन तक अपने। लेकिन प्रवेश साहब, किस वजह से ये जो $5 बिलियन का टारगेट रखा गया था, अगर ज़ाहिर है सब चीज़ें देखकर ये टारगेट रखा गया होगा, लेकिन क्या वजूहात हैं कि ये अचीव नहीं हो सका? कुछ बुनियादी इसके पीछे कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं?
जी, बुनियादी फैक्टर्स कोई ये नहीं है जो कि अभी नए हैं, ये पुराने फैक्टर्स हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। फॉर एग्जांपल पिछले सालों में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट नहीं हुआ जितना कि होना चाहिए था, जिसकी वजह से हमारी फाइबर पेनिट्रेशन बहुत कम है। स्पेक्ट्रम की बहुत कमी रही 4G में भी। 5G तो अब आया है, अभी 4G अभी आपको जानते होंगे कि हमारा 4G को इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता बड़े शहरों के बाहर। उसकी वजह लैक ऑफ स्पेक्ट्रम थी, जो कि अभी खैर चंद माह पहले स्पेक्ट्रम तो रिलीज कर दिया गया है। लेकिन और बहुत सी मुश्किलात, मिसाल के तौर पर टैक्सेशन, वेरी हाई टैक्सेशन ऑन टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। अगर आप यूज़र हैं एक टेलीकॉम सर्विस के और आप 100 रुपए का वो लोड करवाते हैं तो 34.5 रुपए तो गवर्नमेंट के टैक्सेस में चला हमारे जाता है। हर सेक्टर से यही इसी तरह शिकायत अगर और यही आप तहफ़्फ़ुज़ात सामने आते हैं कि जो टैक्सेशन का निज़ाम है, जो टैक्सेशन का स्ट्रक्चर है, उसकी बेहतरी बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ ही मौजूद रहिए IT इंडस्ट्री लीडर हैं सैयद अहमद साहब, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और मोहम्मद ज़ुहैब खान साहब अभी हमारे साथ मौजूद हैं, एक्स चेयरमैन पाशा हैं। अब ज़ुहैब खान साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा। जो ओवरऑल हम IT इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस देख रहे हैं, ज़ाहिर है वो बड़ी मुतासर कुन है। जो हम देख रहे हैं कि टारगेट अचीव अगर $5 बिलियन का नहीं भी हुआ, लेकिन उसके बावजूद ये बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। जो इजाफा हम हर साल देख रहे हैं, 2021 से अगर हम शुरू करें और अब तक देखें तो ये बहुत बड़ा इजाफा है कि $2 बिलियन से आज हम $4.6 बिलियन पर खड़े हैं। लेकिन ये कहा जाता है कि अगर हम पाकिस्तान के खासतौर पर मसाइल की बात करें कि पाकिस्तान में शायद IT एक वाहिद सेक्टर है जहां गवर्नमेंट ने मुसलसल कुछ टैक्स इंसेंटिव्स और सपोर्ट दी है। कितनी सपोर्ट रही है, खासतौर पर अगर हम गवर्नमेंट के हवाले से बात करें तो? थैंक यू वेरी मच। मैं सबसे पहले इस पे ये जरूर जिक्र करना चाहूंगा कि $4.6 बिलियन हमारी एक्सपोर्ट एज पर स्टेट बैंक है। ओरिजिनल एक्सपोर्ट हमारी काफ़ी ज़्यादा है। उसकी बुनियादी वजह ये कि रिपैट्रिएशन अभी भी हमें डिजिटल बैंकिंग के ज़रिए नहीं दिया गया है, जो कि फ्रीलांसर और IT कंपनीज जो हैं बाहर के अकाउंट्स पेनियर यूज़ करके वहाँ पैसे रख के वर्चुअल अकाउंट्स में रिपैट्रिएट आसानी से करती हैं। 3 साल पहले स्टेट बैंक ने ये ऑर्डिनेंस जारी कर दिया था, उनका सर्कुलर आ गया था कि डिजिटल जिस वक्त $50 रिटेन अलाउ हुआ था, जिस वक्त कॉर्पोरेट डेबिट कार्ड अलाउ हुआ था, उसी वक्त ये भी अलाउ किया गया था कि पाकिस्तान के IT कंपनीज और बिजनेसमैन को दुनिया भर में बैंक अकाउंट में रिपेट्रिएशन आसानी से दी जाती है। तो पाकिस्तान में भी रिपेट्रिएशन ऑफलाइन जरिए, मतलब फॉर्म साइन करके ना दें, डिजिटल बैंकिंग के जरिए दी जाए, जो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अगर वो भी हो जाता है तो ये आसानी से हम 1-2 बिलियन ऊपर लेके जा सकते हैं। दूसरी बात, ये कैसे हुआ? 3 साल पहले आपकी एक्सपोर्ट 2 साल बढ़ी नहीं थी, $2.1 बिलियन पे आके रुक गई थी। उसके बाद जब स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन का कायम हुआ, उसके बाद ही आपने देखा कि $50 रिटेन हुआ, कॉर्पोरेट डेबिट कार्ड की इंप्लीमेंटेशन तेजी से हुई। 5-6 ममालिक में, खासतौर पे सऊदी अरब में, हम जब SIFC के साथ पाशा MOITT डेलीगेशन लेके गए, उस वक्त से 15 से 20 IT कंपनी रजिस्टर्ड थी, जो इस वक्त 100 से ज्यादा पाकिस्तानी IT कंपनीज वहां फॉर्म हो चुकी हैं। फिर इन 2 सालों में मिडिल ईस्ट के कतर, सऊदी अरब, UAE, फिर US में इन 2 सालों में बड़ा काम हुआ है। सबसे बड़ी चीज होती है ब्रांडिंग। पाकिस्तान हिस्टोरिकली IT की ब्रांडिंग नहीं कर पाता था। वी वर वेरी फेमस ऑन, हमारे आम अच्छे हैं, हमारा टेक्सटाइल अच्छा है, हमारे गारमेंट्स अच्छे हैं। इन 2-3 सालों में जो हुकूमत ने, खासतौर पे पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड ने विद द सपोर्ट ऑफ SIFC एंड MOITT जो ब्रांडिंग की है, इसका बड़ा इम्पैक्ट हुआ है। कनाडा में, डबलिन बड़ा में, इम्पैक्ट आ रहा है। मिडिल ईस्ट में बहुत लेवल पे टेक डेस्टिनेशन पाकिस्तान की प्रमोशन हुई है। इससे फायदा डायरेक्टली इनडायरेक्टली फ्रीलांसर्स, IT कंपनीज, स्टार्टअप्स और हमारे इकोसिस्टम को हुआ है। पहले बिल्कुल लोग सही। समझते नहीं थे कि पाकिस्तान IT में भी बहुत कुछ कर सकता है। एंड आई थिंक कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी इस साल बिल्कुल, कंटिन्यूटी ऑफ 0.25% पॉलिसी और इस अप्रूव हुआ। पोटेंशियल को समझते हुए फैसिलिटेट अगर इस सेक्टर को किया जाएगा तो जाहिर है पोटेंशियल हमें बहुत दिखाई भी देता है। सैयद अहमद साहब, आपकी जानिब आऊंगा। जाहिर है इस वक्त अगर हम हुकूमत के रेफरेंस से बात करें, डिजिटल पेमेंट्स का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, डॉलर्स को वापस यहाँ पर लेके आना। लेकिन साथ में IT इंडस्ट्री अगर अक्सर जो कैपिटल गेन टैक्स है और जो दीगर रेगुलेटरी मामलात हैं, इस पर हम देखते हैं कि अक्सर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जाता है। क्या यही एक बड़ी वजह है कि जब हम देखते हैं कि बड़ी इन्वेस्टमेंट जो FDI का जब हम जिक्र करते हैं, वो इससे इम्पैक्ट, उसका इफेक्ट हो रही है और वो मुतासर हो रही है? हम बड़ी इन्वेस्टमेंट अब तक नहीं देख रहे IT इंडस्ट्री के अंदर। जी, मैं तो ज़ाती तौर पे इतना इस वक्त ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ IT सेक्टर की एक्सपोर्ट्स ग्रोथ को लेके या FDI। अगर आप देखें पिछले 10 साल की एवरेज ग्रोथ देखें, जो कि ऑर्गेनिक ग्रोथ है, वो 20% होती है IT एक्सपोर्ट्स की। यानी गवर्नमेंट अगर कुछ भी ना करे तो 20% तो वैसे ही बढ़ जाती है। और 2020 में IT एक्सपोर्ट्स 47% तक गई थी, और इसका पोटेंशियल 200% ग्रोथ तक इजीली हो सकती है।
मगर और इसी तरह एफडीआई की बात करें तो हमें कोई एफडीआई पाकिस्तान में आईटी सेक्टर में सिग्निफिकेंट नहीं नज़र आई। इवन जिनके ऐलानात भी हुए बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस और इवेंट्स में, वो भी मटेरियलाइज नहीं हो सकी। और उसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट के पास कोई स्ट्रेटेजी इस वक्त नहीं है, कोई मरबूत कोई निज़ाम नहीं है। फॉर एग्जांपल स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स जैसे प्रोजेक्ट्स थे, वो भी बिल्कुल स्टक हैं और वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। इसी तरह जो स्ट्रक्चरल मसाइल हैं टैक्सेशन की आपने बात की, फॉर एग्जांपल पेरोल टैक्स का बहुत बड़ा मसला है इस वक्त, कि जहाँ पे कोई एम्प्लॉयज़ इस वक्त कंपनीज में काम करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन पे 35% टैक्स लगता है, जबकि फ्रीलांसिंग में वो बगैर टैक्स के 0.25% पे काम करते हैं। तो इस तरह के बड़े बड़े मसाइल हैं जिसकी वजह से ना तो मल्टीनेशनल्स पाकिस्तान में आने को तैयार हैं, बल्कि जो बैठी हुई हैं 18 मल्टीनेशनल कंपनियां, ये भी पाकिस्तान छोड़ने की बातें करती हैं, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली वो जो टैक्सेशन का स्ट्रक्चर है, कंप्लायंस के लिए मसले हैं और जो स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, उससे गवर्नमेंट ने मुंह मोड़ा हुआ है और आंखें बंद की हुई हैं। और अनफॉर्चुनेटली आईटी सेक्टर को भी ये बड़ी इनफॉर्मल अहम निशानदेही आपने की है, जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं वो कितने ज़रूरी हैं आईटी सेक्टर के अंदर भी। परवेज साहब, अगर हम इसी बात को ज़रा आगे बढ़ाएं, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है जैसे कि फरमा रहे हैं सैयद साहब भी, कि हम ये देखते हैं कि मुसलसल जो हमारे फ्रीलांसर्स हैं वो सर्विसिंग की तरफ रहते हैं और सर्विसेज की हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाती है, लेकिन बाकायदा तौर पर जब स्टार्टअप्स की बात आती है या स्मॉल एंटरप्राइजेस की बात आती है, इस तरफ नहीं बढ़ते। और उसकी बड़ी वजह यही होती है कि ज़ाहिर है वो सारी रेगुलेशंस, वो सारी जो हमारी टैक्सेशन के स्ट्रक्चर हैं वो इस किस्म के हैं कि वो उसको अवॉइड करते हैं, कोशिश करते हैं कि फ्रीलांसर्स के हम फ्रीलांसिंग की तरफ ही रहें और इसी तरह के पैसे कमाते रहें। आपको भी यही लगता है? परवेज इफ्तिखार साहब। जी बिल्कुल, ये ना सिर्फ इसलिए कि वो बहुत सी रेगुलेशंस की कंप्लायंस से बच जाते हैं फ्रीलांसर रहने से, बल्कि वो टैक्सेशन में भी फ़ायदा होता है उनको। इनकम टैक्स जो है, जो एक रेगुलर एम्प्लॉई देता है कंपनी का, वो जाहिर है कि एक फ्रीलांसर नहीं देता। उसके लिए आसानी पैदा की गई है, लेकिन वो आसानी जो है वो इस्तेमाल करते हैं वो लोग भी जो कि जॉब कर रहे हैं किसी कंपनी में, और वो अपने टैक्स बचाते हैं। सो ये लूप होल्स ऐसे हैं जो कि प्लग इन होने की ज़रूरत है। कंप्लायंस एक बहुत बड़ा इशू है, कंप्लायंस की भी कॉस्ट होती है। एक छोटी कंपनी के लिए हर रेगुलेशन को कंप्लाई करना, और एक रेगुलेटर नहीं, मल्टीपल रेगुलेटर्स की रेगुलेशंस हैं, और कुछ रेगुलेशंस ऐसी भी हैं जो कि पिछले इंडस्ट्रियल एरा की हैं, जो कि जिसमें बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती थी जहां मजदूर काम करते थे, तो वो उनको भी रिफॉर्म की ज़रूरत है। तो एक मैसिव रिफॉर्म्स एफर्ट की ज़रूरत है अगर हमने इसमें लीप फ्रॉग करना है, अगर हमने ग्रोथ को एक्सीड करना है। ये 20% ग्रोथ से अनफॉर्चुनेटली काम चलेगा नहीं, अगर हमने अपने वो लॉन्ग टर्म जो हम अहदाफ हैं उनको मीट करना चाहते हैं। टैक्सेशन के रिफॉर्म्स, रेगुलेशन के रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल जो हैं, बैंकिंग के रिफॉर्म्स। अभी देखें, बैंक ने अलाउ कर दिया, स्टेट बैंक ने, कि आप रिमिट कर सकते हैं बाहर, लेकिन उस पर टैक्स है। तो अगर आप बाहर ही पैसे रखते हैं तो वो टैक्स बच जाता है नेचुरली। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हमें देखनी है और उन पे डेफिनेटली उनको रिफॉर्म करना है। अनलेस वी डू दैट, हम एक जो लीप फ्रॉगिंग वाला मोड है जिसमें हमें आगे बढ़ना है और अपनी जो ऐसी इकोनॉमी जो हमारी तरह की इकोनॉमीज हैं उन तक पहुंचना है। इंडिया 200 बिलियन की एक्सपोर्ट्स कर रहा है, वियतनाम 15 बिलियन, अदर देन द इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट, उसको मैं अलग रख रहा हूं। 15 बिलियन खाली इसमें फिलीपींस, आप सही एग्जांपल दे रहे हैं। भारत की एक्सपोर्ट किस तरीके से हम देख रहे हैं कि आईटी के अंदर बढ़ रही हैं, तो गवर्नमेंट को फैसिलिटेट भी करना है, और जाहिर है हम सर्विसेज से आगे नहीं बढ़ पा रहे, हमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट की तरफ या प्रोडक्ट की जो कंपनीज हैं, एंटरप्राइजेज हैं, वो किस तरीके से बनानी है, सारी बात करेंगे। एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं, फिर गुफ्तगू को। वेलकम बैक। बात हो रही है आईटी इंडस्ट्री के हवाले से, किस तरीके से हम आईटी इंडस्ट्री में आगे बढ़ सकते हैं। ज़ुहैब साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा, और क्योंकि ब्रेक से पहले हम यही बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में आज भी ज़्यादातर जो आईटी कंपनीज या फ्रीलांसर्स हैं वो सर्विसेज एक्सपोर्ट्स करते हैं, और दुनिया की जो बड़ी टेक कंपनीज हैं वो प्रोडक्ट बेस्ड मॉडल पर काम करती हैं, हमें दिखाई देती हैं, लेकिन हम ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट की तरफ अब तक नहीं जा पा रहे हैं। इसकी बड़ी और बुनियादी वजूहात क्या हैं? जी थैंक यू वेरी मच। ये देखें, सबसे पहले इकोसिस्टम की बात है। पाकिस्तान में अभी भी हमारे पास बड़ी प्रोडक्ट कंपनी है। 8 आउट ऑफ 10 मोबाइल जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है गाड़ियों की, उसमें कार लीजिंग सिस्टम मेड इन पाकिस्तान चल रहा है,
जो कि लाहौर से एक बहुत बड़ी कंपनी आईटी की इसको मैनेज कर रही है। इसी तरह कराची में एक कंपनी है जिसकी प्रोडक्ट है जो कि यूएई का नेशनल पेमेंट गेटवे मैनेज कर रही है। बट बिगर पिक्चर की बात करें, हमारे यहाँ एजुकेशन साइड पे हमारे यहाँ जैसे मिनिस्ट्री ऑफ आईटी की तरफ से ब्रांडिंग ऑफ द प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पोटेंशियल बहुत है, स्केल करने का पोटेंशियल बहुत है। आज आप देखें, पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान से बाहर बैठ के यूनिकॉर्न्स बनाई हैं। आपने देखा होगा, यही पाकिस्तानी टैलेंट है, यही लोग, यहीं के पढ़े लिखे लोग सिलिकॉन वैली में जा करके अपनी यूनिकॉर्न्स बनाई हैं। बिलियंस ऑफ डॉलर की एग्जिट्स हो रही हैं या एक्विजिशन हो रही हैं। यहाँ पे इकोसिस्टम का आप देखें, इससे पहले हमारी नॉलेज इकोनॉमी पे बात नहीं हुआ करती थी। आज से कुछ साल पहले इंडस्ट्रियल माइंडसेट था, हम लोग फैक्ट्रीज, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, इन चीज़ों में, ट्रेड में लगे होते थे। इस वक्त इकोसिस्टम में प्रोडक्ट डेवलपमेंट आपने जिक्र किया, ब्रांडिंग और प्रोडक्ट डेवलपमेंट आपने जिक्र किया, बहुत अहम चीज़ है। क्योंकि हमारी देखें, एम्बेसीज का भी बहुत बड़ा किरदार है पाकिस्तान की आईटी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने का। हिस्टोरिकल इतने सालों से हमने आम को प्रमोट किया, हमने टेक्सटाइल को प्रमोट किया, विच इज़ गुड। बट अनफॉर्चुनेटली आज भी 4-5 एम्बेसीज के अलावा हमारी कुछ ऐसी एम्बेसडर्स हैं जो कि आईटी को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, प्रमोट कर रहे हैं। सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया, यूएई के एम्बेसडर रशिया चले गए, यूएस में जो हमारे एम्बेसडर हैं। ऐसे ही अगर हमारी एम्बेसी और ट्रेड के लोग होते हैं, आपके मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के ट्रेड अटैचीज होते हैं, एम्बेसडर्स होते हैं, Right. उनका एक बहुत बड़ा किरदार है पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स को या सर्विसेज को दुनिया भर में, उन मुल्कों में प्रमोट करना। दैट इज वेरी राइट। उसकी पाकिस्तानी- प्रमोशन करना, उसकी प्रोजेक्शन अच्छी करना, ज़ाहिर है उससे बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। अहमद साहब, मैं आपकी जानब आऊँगा। ज़ाहिर है अभी जिक्र भी कर रहे थे ज़ोहेब साहब, और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि किस तरीके से अपने जो नौजवान हैं उनको हमने एजुकेट भी करना है। नौजवान जो फ्रीलांसर्स हैं उनकी अपस्किलिंग होती रहनी चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। फिर सबसे ज़्यादा इस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है? हम टेक्निकल स्किल्स देखते हैं, बिजनेस सेंस इस वक्त हमारे नौजवानों में कितनी है, फिर इंटरनेशनल मार्केट को समझना भी उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और क्या इस वक्त जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, वो और इंडस्ट्री के दरमियान जो इस वक्त स्किल गैप है, आपको लगता है कि उसको भी बहुत कम करने की ज़रूरत है? देखिए, आपने बहुत रेलेवेंट जगह पे निशानदेही की। इस वक्त दुनिया में पास्ट 2 ईयर से जो एआई का एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आ चुका है दुनिया में, उसने बहुत सारी चीज़ों को इररेलेवेंट कर दिया है, और अब हमें रीथिंक करने की ज़रूरत है सारा कुछ। दैट इंक्लूड्स कि हमारी जो बेसिक एजुकेशन सिस्टम है अब वो भी रेलिवेंट नहीं है। और हमारी जो ग्रेजुएट्स हैं, लाखों की तादाद में बच्चे इस वक्त मार्केट में आ रहे हैं, और दूसरी तरफ इस वक्त एआई की वजह से बहुत सारी कंपनीज जॉब कट कर रही हैं, और ये बहुत बड़ा एक गैप बनने जा रहा है, क्राइसिस बनने जा रहा है, जिसको अभी तक गवर्नमेंट रिकग्नाइज नहीं कर रही। मेरे ख्याल में एक तो हमें फौरी तौर पे हंगामी बुनियादों पे अपना हायर एजुकेशन सिस्टम एज वेल एज जो डेवलपमेंट के फ्रेमवर्क्स हैं उनको रीथिंक करना पड़ेगा एआई के दौर में। दूसरा ये कि हमारे पास जो इस वक्त आपने कहा प्रोडक्ट्स डेवलप नहीं हो रही, तो हमारे पास जो मेक इन पाकिस्तान के हवाले से पॉलिसीज़ लेके आने की ज़रूरत है, जहाँ पे हम स्टार्टअप्स को एनकरेज करें, प्रोडक्ट डेवलपमेंट कंपनीज़ को एनकरेज करें कि लोकल प्रोडक्ट्स उनसे ख़रीदी जाएं, मार्केट में डिप्लॉय की जाएं। इस वक्त अनफॉर्चुनेटली हम प्रेफर करते हैं कि या तो सरकारी इदारे खुद से डेवलपमेंट कर लें, या बाहर से कोई टेक्नोलॉजी ख़रीद ली जाए, जिसकी वजह से हमारी लोकल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या प्रोडक्ट्स बन नहीं पाती। और दूसरा ये कि यहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, जिसकी वजह से कंज्यूमर्स नहीं। आपने देखा कितनी स्टार्टअप्स पाकिस्तान में फेल हो चुकी हैं, बिकॉज यहाँ पे बिजनेस करने का माहौल बहुत टॉक्सिक है, और इसके लिए बाहर जाके तो कामयाब हुआ जा सकता है, मगर पाकिस्तान में बिजनेस के हालात ऐसे हैं कि यहाँ कामयाबी। बिल्कुल अहमद साहब, ये अब हमारे शो में आप पहले भी जिक्र बिल्कुल कर चुके हैं कि हमारे जो इन्वायरमेंट है, जिसको आप टॉक्सिक भी कह रहे हैं, ज़ाहिर है इसको हमें ज़रा ईज करने की ज़रूरत है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जितना होगा उतना हमारी हर सेक्टर के लिए बेहतर है। मैं परवेज साहब आपकी जानब भी आऊँगा, लेकिन ज़ोहेब साहब एक कमेंट में इस पर आपका ज़रूर चाहता हूँ। ज़ाहिर है जब हम एआई की बात कर रहे हैं, अभी अहमद साहब ने भी जिक्र किया, एआई के दौर में हम देखते हैं कि ज़ाहिर है टूल्स का इस्तेमाल तो हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, इस वक्त हमारे नौजवान कर रहे हैं, फ्रीलांसर्स भी बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हमें अपने जो एआई जो प्रोडक्ट्स हैं या प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी अब बनाने की तरफ जाना चाहिए, कुछ आगे बढ़ना चाहिए। ज़ाहिर है जब तक किसी भी सेक्टर में ग्रोथ नहीं आएगी, किसी भी हम प्लेटफॉर्म को लेकर उसको ड्रैग करते रहेंगे, जब तक तो कोई फ़ायदा नहीं है। जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। इस वक्त इतनी चीज़ें आसान हो रही हैं एआई की वजह से, क्लाउड ले लें या कर्सर.ai या बाकी प्लेटफॉर्म्स ले लें।
आई थिंक आईटी स्किल्स में हुकूमत ने जो इतना पैसा डेडिकेट किया हुआ है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट मेरी नज़र में अगर कुछ हिस्सा आईटी स्टूडेंट्स को उसका क्रेडिट दे दिया जाए ताकि वो उस क्रेडिट को इस्तेमाल करके इस वक्त नए एआई के टूल्स और प्लेटफॉर्म्स को यूज करके अपनी प्रोडक्ट डेवलपमेंट या सर्विसेज में इस्तेमाल करें, तो ये आईटी यूथ के लिए एक बहुत बड़ा एहसान होगा कि एक पर्टिकुलर हिस्सा गवर्नमेंट फंड से उसमें एलोकेशन और उस पर आरओआई इस तरह देखी जाए कि इसका रिजल्ट इस पे प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मेड इन पाकिस्तान प्रमोशन पे इन चीज़ों को मैनेज किया जा सके। बहुत तेजी से चीज़ें इस वक्त चेंज हो रही हैं एआई को लेते हुए। इस वक्त आप देखें और ज़ोहेब साहब, अगर हमने अडॉप्शन नहीं की तो रीजनली भी या ग्लोबली भी हम बहुत पीछे रह जाएंगे। ज़ाहिर हम अपने आसपास के ममालिक को देखते हैं। स्पॉट ऑन, एब्सोल्युटली राइट। और साथ में जैसे कि हम ये भी देख रहे हैं कि एआई ने आने के बाद जो हम देख रहे हैं कि जो प्रोजेक्ट्स हैं उस पर भी काफ़ी असर पड़ा है। जो फ्रीलांस है, लास्टली मैं इस पर आपसे कमेंट्स आता हूं कि फ्रीलांसिंग पे जो काम कर रहे हैं इस वक्त ऑलरेडी, उनके लिए एआई की जो इंडक्शन है, ज़ाहिर है वो अपने इंटीग्रेशन इस वक्त कर रहे हैं, उनके लिए भी कितना इंपॉर्टेंट है कि वो इसमें ज़ाहिर है अपने अपस्किलिंग कर सकते हैं। देखें, ये फ्रीलांसर्स का हम शुरू से बीइंग अ पाशा या आईटी इंडस्ट्री, फ्रीलांसर शुरू में स्टार्ट करने के लिए होते हैं, इवेंचुअली उनको अपनी कंपनी फॉर्म करनी पड़ती है। आज आप देखें एआई, ये फ्रीलांसर के जो दो बड़े प्लेटफॉर्म थे, आपका अपवर्क हो गया, आपका बाकी दूसरे, उनका शेयर वैल्यू, उनकी रेवेन्यू ड्रास्टिकली गिरी। उसकी वजह ये है कि फ्रीलांसर्स पाकिस्तान को हम इतना प्रमोट तो करते थे, पर इनका फ्यूचर तभी है जब ये एंटरप्राइज कंपनीज बनाएंगे, प्रोडक्ट्स बनाएंगे, 4-5 फ्रीलांसर्स मिलकर अपनी कंपनी एंटरप्राइज की तरफ सोचेंगी। जब तक स्टार्टअप नहीं होंगे, अपनी एंटरप्राइज नहीं बनाएंगे, इस तरफ नहीं जाएंगे, तो ज़ाहिर है उसमें हम ग्रोथ के साथ ही मौजूद रहिए। परवेज साहब, मैं ब्रेक के बाद आपकी जाने पाऊंगा, टेलीकम्युनिकेशन के ऊपर हम खास तौर पर बात करेंगे, हमारे साथ ही मौजूद रहिए। वेलकम बैक। परवेज साहब, आपकी जाने आऊँगा। लास्टली मैं आपसे कमेंट चाहता हूँ कि हमारा इस वक्त जो करंट इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डिजिटल इकोनॉमी को किस हद तक इस वक्त सपोर्ट कर रहा है, आप क्या समझते हैं? जी, इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बहुत लैकिंग है जी। इसको बहुत ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। पिछले सालों में इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकी जो होनी चाहिए थी। उसकी बहुत सी वजूहात हैं। मिसाल के तौर पर फाइबर ऑप्टिक्स में इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं हो सकी कि वो राइट ऑफ वे बहुत मुश्किल से मिलता था और बहुत कीमती मिलता था, जिसकी वजह से राइट ऑफ वे की कीमत जो है वो फाइबर से ज़्यादा हो जाती थी। स्पेक्ट्रम की कमी थी। स्पेक्ट्रम कुछ अर्सा पहले गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया, उससे पहले सक्सेसिव गवर्नमेंट ये करती रही कि स्पेक्ट्रम या तो रिलीज़ नहीं करते थे, अगर करते थे तो इतना महंगा होता था कि वो कोई ले नहीं पाता था। तो ये सब चीज़ें जो थी, इसकी एक और वजह जो थी, अंडरलाइंग रीज़न, वो हैवी टैक्सेशन थी जो अभी भी है। और वो टैक्सेशन की वजह से इन्वेस्टमेंट के लिए, जबकि हमारी सर्विसेज जो है दे वन ऑफ द चीपेस्ट इन द वर्ल्ड। थैंक यू वेरी मच। इस वक्त वक्त की थोड़ी किल्लत है, मैं मजीद भी आपसे बात करना चाहता। थैंक यू वेरी मच। आपने हमें शो में ज़ोहेब खान साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, सैयद अहमद साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके थे। आप सबका बेहद शुक्रिया। हमारा वक्त खत्म होता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।